वेलकम बैक गाइस टू द सीरीज जिसमें हम लोग यूजीसी नेट के 2024 के अगस्त पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम लोग अपने 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं 101 टू 120 एंड गाइस इसमें ओएस के नेटवर्किंग के टीओसी के आरडीबीएमएस के विल गेट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन सो बी ट्यून और इन क्वेश्चंस को देखते हैं आइए. So let us take our first question. Arrange the following steps of parsing in the correct order as they typically occur in the compilation process. Okay guys. So ये हमारा first question जो है ये है compiler का question. Compiler के question में हमारे पास सबसे पहले जो phase होता है that is our lexical analysis. लेक्सिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि अपने टोकन्स जनरेट करते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड होता है हमारा सिंटेक्स जिसमें हम लोग ट्री बनाते हैं. थर्ड होता है हमारा सिमेंटिक. सिमेंटिक में भी हम ट्री ही बनाते हैं बट यहाँ पे हम लोग सिमेंटिकल ट्री बनाते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. ये एक फॉर्म होती है कोड की ही बट इट इज ह्यूमन रीडेबल टिल नाउ. ठीक है. लाइक 3 ऑफ कोड काइंड ऑफ. एंड नेक्स्ट इज यार कोड ऑप्टिमाइजेशन. कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है. असाइन स्टेटमेंट्स जो होती हैं अगर हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं या फिर कंबाइन हो सकती हैं. एक पोस्ट ऑपरेटर से काम चल सकता है तो वो वाली चीज हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी ए सी सिंटेक्स फर्स्ट आता है. सिमेंटिक बाद में आता है बी डी एंड ई. सो हमारा सेकेंड वाला जो ऑप्शन है दैट इज आर करेक्ट ऑप्शन. Now let us move forward to the next question. Arrange the following language classes in ascending order according to their expressive power as defined by Chomsky hierarchy. Okay. So guys, इसका एक बहुत पॉपुलर डायग्राम है. ठीक है. सबसे पहले हमारा रेगुलर लैंग्वेज आता है, फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आता है, फिर हमारा CSL आता है, फिर हमारा वैसे तो DSL आता है बट इसमें रिकर्सिव आता है और फिर हमारा आता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल. ठीक है. सो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जस्ट इसको अरेंज करना है. एंड दिस रिस्ट्रिक्टिव ग्रामर इज ट्यूरिंग मशीन दैट इज द हाईएस्ट पावर और दिस इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल आल्सो. ठीक है. सो सबसे पहला हमारा आता है रिकर्सिव रेगुलर लैंग्वेजेस. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो सबसे कम जो एक्सप्रेसिव पावर होती है वो इसी की आती है. ठीक है. इसमें बेसिकली व्हाट यू कैन से हम लोग इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करते हैं एक्सप्रेशन के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा आएगा सी, फिर हमारा आएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ए, फिर हमारा आएगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड देन द अनरिस्ट्रिक्टेड. तो सी ए बी डी दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन. ओके. नाउ let us come to the next question. Guys, it's a very good question and it is from networking. Okay. So basically ये हमारी जो बात कर रहा है वो कर रहा है डोमेन नेम सर्वर की. डोमेन नेम सर्वर में हम लोग जो आईपी होता है बेसिकली आपका नेम, आपका जो एड्रेस है उसको हम लोग आईपी एड्रेस में, जो आपका वेबसाइट का लिंक होता है उसको हम लोग आईपी एड्रेस में किस तरीके से मैप करते हैं. दैट इज द होल प्रोसेस दे आर टॉकिंग अबाउट एंड दे आर आस्किंग कि कौन सा स्टेप पहले आता है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. गाइस सबसे पहले हमेशा लोकल पे बात जाती है तो सबसे पहले बात आती है लोकल पे. अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लोकल 2 है. ठीक है. तो ऑब्वियसली
पहले हम लोग क्वेरी करेंगे, ओनली देन वी विल बी चेकिंग द कैश। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट वुड बी क्वेरी लोकल डीएनएस सर्वर। ऐसा होता है इस तरीके से है कि लेट से मैंने आपको यहाँ पे लिखा www.google.com, ठीक है, दिस इज माय लिंक। अब मैं इसको पहले अपने लोकल डीएनएस पे चेक करूंगी कि क्या मेरे पास उसका आईपी एड्रेस है। अगर होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो हम और आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको क्वेरी किया, अपने लोकल डीएनएस सर्वर से पूछा कि क्या आपके पास इसका आईपी एड्रेस है। तो उसने क्या किया कि अपनी कैश को चेक किया। ठीक है, नाउ हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो उसको मिल जाए कैश में या उसको कैश में ना मिले। तो बिकॉज हमारे पास और ऑप्शन है तो वी आर अज्यूमिंग कि उसको कैश में नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम क्या जाएंगे, अब हम जाएंगे रूट डीएनएस पे। लोकल से अब हम बाहर निकल गए हैं, अब हम अपने रूट वाले पे जाएंगे कि डू यू हैव दैट। जो हमारा क्वेरी करेंगे हम रूट डीएनएस सर्वर से। ठीक है, अगर हमें वहां भी नहीं मिलता है तो हम बात करेंगे टीएलडी से, सॉरी रूट नहीं टीएलडी से। अगर हमें वहां भी नहीं मिलता है तो हम लास्ट ऑप्शन हमारा जाता है अथॉरिटेटिव। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस वी फॉलो। अब उसी तरीके से इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बी सी डी ई एंड ए, बी सी डी एंड ए, दिस इज आवर फोर्थ ऑप्शन। Now let us come to the next question, that is arrange the following steps in a proper sequence for the process of training a neural network. This is talking about कि हम लोग अपने न्यूरल नेटवर्क को जब ट्रेन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या स्टेप होते हैं और किस किस तरीके से स्टेप होते हैं। तो यार फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हम लोग लेट्स से हमारा न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ वेट्स असाइन होते हैं, राइट, दीज आर ऑल कनेक्टेड, दीज आर ऑल कनेक्टेड। सो ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास कुछ वेट्स होंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास कुछ वेट्स होंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है इन वेट्स को हमें इनिशियलाइज करना है, तो ए इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद we'll take the samples एक्साइज एंड हम लोग आगे आगे फॉरवर्ड पे फीड फॉरवर्ड लेयर्स पे चल बेसिकली प्रोपगेट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि with the initial weights we are trying to calculate the equations। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फीड फॉरवर्ड। तो इट इज लाइक कि हम लोग अपने इंस्टेंसेस अपने नेटवर्क को फीड कर रहे हैं, ठीक है, इन अ लेयर वाइज मैनर। अब यहाँ पे हमने कुछ प्रिडिक्ट किया। अब प्रिडिक्ट करने के बाद वी आर गोना चेक कि कितना हमारा मॉडल इन पर्टिकुलर जो हमने रैंडमली इनिशियलाइज किया है, जैसे भी इनिशियलाइज किए हैं उन वेट से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, लॉस कैलकुलेशन। ठीक है, कि हमने प्रिडिक्टेड और ट्रू लेवल के बीच में डिफरेंस निकाला। अब हमने प्रिडिक्टेड और ट्रू लेवल के बीच में डिफरेंस निकाल लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे, और बैक प्रोपेगेशन के टाइम पे एट ईच लेयर वी आर गोइंग टू अपडेट द वेट्स। ठीक है, तो C will come before E। तो हमारा क्या सीक्वेंस बन गया, A B D C and E, A B D and C E। First is our correct option. Now let us come to the next question. Okay, so guys, it is talking about the genetic algorithm which is a part of AI। ठीक है, जो आपका AI का कोर्स है उसमें जेनेटिक एल्गोरिथम्स हमें पढ़ाए जाते हैं, और जेनेटिक एल्गोरिथम्स में हमारा सीक्वेंस क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, सी इट इज अ सिमिलर वे कि जैसे आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग
ये कहते हैं, जैसे कि हम लोग प्लांट में ट्राई करते हैं कि हमारे अगर रेड फ्रूट है, जैसे रेड टमाटो है, ठीक है, और बड़े साइज का टमाटर, तो हम उन दोनों के जीन्स को म्यूटेट करना चाहते हैं, दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो इनिशियलाइजेशन से पहले हमारे पास स्टार्टिंग में वो दोनों पेड़ भी तो होने चाहिए, वो दोनों जीन्स भी तो होने चाहिए। सो इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज इवेलुएट, कि देखो उनमें क्या क्या खूबी है, ठीक है, एक के लाल टमाटर हैं, एक के बड़े टमाटर हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज सिलेक्शन, कि हमें इसमें से ये वाला जीन्स ले लेना है, इसमें हमें ये वाला जीन्स ले लेना है, तो हमें इसके ऊपर वाला पार्ट की डंडी ले लेनी है, इसको नीचे वाले पार्ट की डंडी ले लेनी है। नेक्स्ट स्टेप इज आर क्रॉस ओवर। अब हम इन दोनों को मिला देंगे सो दैट कि जो अब हमारा पेड़ है, जो नए फ्रूट्स आएंगे, दैट इज द आफ्टर म्यूटेशन। क्रॉस ओवर के बाद हमेशा म्यूटेशन होती है ना, ठीक है। तो अब जो हमारे नए पेड़ आएंगे वो म्यूटेटेड फल आएंगे हमारे, so in that way it works. So this is B, this is E, this is A, this is C, and this is D. So it is B, E, A, C, D. This is your third option. Okay guys, now let us come to this context free language. Okay guys, so context free language, जैसे मैंने आपको ऊपर वो बताया था, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था टीओसी वाला, हमारा जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करती हैं। सिमिलरली हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती हैं वो यूज करती हैं स्टैक, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबरिंग की इक्वल नंबरिंग है या नहीं, बट दे डू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, कि आपके पास जो जो इनपुट है आप उसको स्टैक में इनपुट डाल सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें बताना ये है कि कौन कौन सी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होंगी, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो स्टैक होना चाहिए वो खाली होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर रीडिंग दिस स्ट्रिंग, ठीक है। एंड अगेन, हाउ आर यू गोइंग टू गेट दैट स्टैक खाली और एम्प्टी, वील हैव टू सी दैट, ठीक है। फर्स्ट वाली को लिखते हैं। तो हमें पता है कि i प्लस के और j प्लस एल इक्वल है, ठीक है। तो पहले पहले लेट्स से कि मैंने यहाँ पे w वाली जितनी i वाली थी वो सारी डाल दी, ठीक है। फिर जितने xj आए मैंने उनको एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब दोबारा जितने y के आए उतने मैंने उसको इनपुट किए, और फिर z वाले जो आए मैंने उनको एम्प्टी कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो स्टैक रहेगा वो खाली रहेगा, ठीक है। तो इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सिमिलरली इट विल आल्सो वर्क लाइक दैट, ठीक है। डब्ल्यू आई आए, ठीक है, तो जब तक एक्स जे आता रहा मैंने उसको खाली कर दिया, फिर वाई वाले डाले, जब तक के आता रहा मैंने उसको खाली कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे अब जब आप आई जे के वाले आएंगे, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास सम था, लेट्स से कि यहाँ पे ये 2 आए, ठीक है, ये भी 2 आए, ये 4 आए, ये 4 आए, तो जितने 2 डालूंगी उतने ही 2 निकल जाएंगे, यहाँ पे 4 डालूंगी यहाँ पे 4 निकल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 थे 2 निकल गए, 4 थे तो 4 निकल गए, ठीक है। बट यहाँ पे ये 2 2 2 और 4 है, तो यहाँ पे तो ये 6 मैं इनपुट करूंगी, ठीक है। लेट से मैंने डब्ल्यू आई डाले, एक्स जे मैंने निकाल दिए, ठीक है। वाई के डाले, तो वाई के और जेड एल आए तो मैंने उनको निकाल दिया, ठीक है। बट ये तो 2 ही थे, और जेड एल जो है वो जरूरी नहीं है उसके बराबर हो, तो मेरे पास जेड की कुछ वैल्यूज बच जाएंगी, तो इट इज नॉट सीएफएल। सिमिलरली सिमिलरली फॉर दीज, क्योंकि के प्लस एल जो है हमारा वो इन दोनों के सम के बराबर है या नहीं है वी डू नॉट नो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें हम लोग इक्वालिटी पे कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स की, वो सिर्फ ए और बी है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन
इस वाले का ऑप्शन सही है, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, नाउ दिस इज अ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन। हमने कॉइन टॉस किया 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, लेट अस सी। सबसे पहले एच 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 डाल लो, एच एच टी डाल लो, एच टी एच डाल लो एंड एच टी टी डाल लो। ठीक है, अब टी 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 डाल लो, टी एच टी डाल लो, टी टी एच डाल लो और और टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड रह गया ना। ठीक है, तो दीज 8 पॉसिबिलिटीज विल हैव, अगर हम 3 बार कोई कॉइन टॉस करते हैं तो। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी P, event E and sample space S of getting exactly 1 head or 2 head। ओके, तो पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। ये पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेरे पास एग्जैक्टली 1 हेड या 2 हेड है। पहली चीज, इवेंट भी वही पूछ रहा है कि सी इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। इवेंट इज सिग्निफाइंग कि आपके पास कितने इंस्टेंसेस हैं, राइट? तो ऐसे कितने इंस्टेंसेस है मेरे पास जिनमें 1 या फिर 2 हेड है एग्जैक्टली। तो इसमें 3 हेड है तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी। ठीक है, तो मेरे पास 6 है, तो मेरे पास इवेंट में 6 आएंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस होता है जितने कितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं आप, दैट इज योर सैंपल स्पेस। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है, 4 ये है, 4 ये है, तो 8 हो गए। नाउ लेट अस कम टू द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होता है कि आपके इवेंट जितने होते हैं अपॉन में टोटल स्पेस या सैंपल स्पेस। तो हमारा हो गया 6/8 विच इज 3/4। कुल, नाउ लेट अस सी कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ सैंपल इज 8, गुड। नंबर ऑफ इवेंट्स इज 4, ये गलत है। नंबर ऑफ इवेंट्स इज 6, नंबर सैंपल स्पेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/4, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, ये होगा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन रह गया बी एंड सी। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा फैक्चुअल है बट या इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो गाइज, इसमें एक चीज आपको याद रखनी होती है कि जो आपका वाई होना चाहिए ना, आपको एक नंबर दिया है 45 जिसका वाई बेस है। ठीक है, तो y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि y जो है वो दोनों जो बेसिकली आपके नंबर में डिजिट है ना उनसे बड़ा होना चाहिए। तो आपके पास 4 और 5 डिजिट दिए हुए हैं, तो y जो है 4 से भी बड़ा होना चाहिए और y जो है 5 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब 5 तो नहीं होगा क्योंकि y को तो हमें 5 से बड़ा रखना है, तो हमारे पास 6, 7, 8 आ जाएगा। तो A, B, C इज योर आंसर। ठीक है, now let us come to the next question and here starts your OS question। OS question है because ये multiple choice में दिए हुए हैं तो you'll get to know a good thing about them। ठीक है, so let us start। Consider the following statement regarding special purpose registers। This is particularly, मतलब you can say कि ये CSA से भी हो सकता है, but program counter अगर आपने OS ढंग से पढ़ा तो आपको वहां से पता चलेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर कीप्स अ ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। यस, प्रोग्राम काउंटर आपकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करनी है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, तो दैट इज ओके। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जी नहीं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये आपका डिकोडेड इंफॉर्मेशन और मशीन ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट होने वाली की और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो अभी चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। एक्यूमुलेटर होल्ड्स द आउटपुट ऑफ ALU, बिल्कुल सही है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो आउटपुट होता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर कीप द ट्रैक ऑफ ओनली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। गाइस, जब वो नेक्स्ट की रख रहा है तो ओनली फर्स्ट तो नहीं हो सकता,
A and C would be your correct option. ठीक है. Now let us come to the next question, and which is a similar question, but it is on PCB, process control block. अब question यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग. ठीक है. The PCB contains information about the process state such as whether it is running, waiting or terminated. तो basically आपसे पूछा ही जा रहा है कि PCB में होता क्या क्या है. तो PCB सब इंफॉर्मेशन रखता है जो एक प्रोसेस के रिलेटेड होती है. कौन से वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, क्या उसकी स्टेट है. तो इट इज अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि वो प्रोसेस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है. द पीसीबी इंक्लूड द प्रोग्राम कोड एंड डेटा सेगमेंट्स ऑफ द प्रोसेस. जी, प्रोग्राम कोड और डेटा सेगमेंट की नहीं रखता है. ठीक है, क्योंकि पीसीबी तब यूज होता है जब हम अपनी मतलब प्रोसेस को, अगर लेट्स से कि आपके पास कोई इंटरप्ट आ गया, ठीक है, तो आपको अपनी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा. ठीक है, तो प्रोसेस की जितनी इंफॉर्मेशन है वो पीसीबी ब्लॉक में होती है. तो पीसीबी को ही बेसिकली आप जाकर टेम्परेरी लोकेशन पे पेस्ट कर देते हो, और जब आपका इंटरप्ट खत्म हो जाता है तब आप उसको दोबारा लेकर आते हो. बट अगर जो आपका इंटरप्ट है वो प्रोग्राम कोड जो आपकी प्रोसेस थी उसमें कोई छोटा सा कोड है वो यूज कर रहा है, तो आप तो पूरा वहां पे पेस्ट कराए हो पीसीबी पे. प्रोग्राम भी अगर करके आ रहे हो तो वो तो वर्क नहीं करेगा. तो प्रोग्राम कोड को नहीं करता, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस कैन एक्सेस द प्रोग्राम कोड एट द सेम टाइम. ठीक है. मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ये जरूर रखता है कि कौन कौन सी, बिकॉज आप ये देखो ना, प्रोसेस बहुत सारी मेमोरीज को चेंज करता है, अपडेट करता है, ठीक है, डिलीट करता है. तो वो वाली इंफॉर्मेशन तो वी हैव टू कीप ना, बिकॉज जब आप दोबारा आओगे आपको वही स्टेट वापस लानी पड़ती है अपनी प्रोसेस की. PCB is used to track process scheduling and CPU registers for process execution. जी हाँ, ये भी होता है क्योंकि हम लोगों को पता लगाना होता है कि आपकी प्रोसेस कितना हैवी लोड ले रही है, सो दैट की स्केड्यूलिंग फिर उसी अकॉर्डिंग प्रॉपरली होगा. तो इट इज ACD and it is your third option. Okay, now let us come to the next one, and this is a pure OS question. ठीक है, क्योंकि इसमें privileged instruction की बात करते हैं. What is privileged instruction by the way? Privileged instruction वो instruction होती है जो सिर्फ कर्नल यूज कर सकता है. एक यूजर को परमिशन नहीं होती है कि वो यूजर एप्लीकेशन में उस इंस्ट्रक्शन को यूज कर सके. ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ओनली. ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर को जनरली चेंज कर रहे होते हैं. तो इट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, नॉट बाय यूजर एप्लीकेशन. वेरी वेरी ट्रू. इट इज डिजाइन टू परफॉर्म ऑपरेशन दैट कैन डायरेक्टली अफेक्ट द हार्डवेयर और सिस्टम स्टेट सच एज IO. बिल्कुल, हार्डवेयर और सिस्टम स्टेट को क्योंकि अफेक्ट करती हैं, दैट्स वाई हम यूजर एप्लीकेशन को नहीं करने देते, क्योंकि उससे पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि इफ यू आर मेकिंग अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इवन, इट कैन ब्लॉक योर होल सिस्टम. आपका हार्डवेयर खराब कर सकता है वो पूरा. दैट्स व्हाई वी आर नॉट जनरली प्रिविलेज्ड टू दैट. ठीक है. यूजर एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इफ दे हैव टू करेक्ट परमिशन सेट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. जी नहीं, आप रन कर ही नहीं सकते चाहे आपके पास परमिशन हो या ना हो. यू कैन नॉट रन इट. ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आप ये कर सकते हो कि यू कैन रिक्वेस्ट कर्नल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. दैट यू कैन डू एंड दैट इज व्हाट हैपेंस ओनली. ठीक है, बट यू कैन नॉट डू सो. आप यूज नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. इट यूजुअली एग्जीक्यूटेड इन यूजर मोड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. जी नहीं, यूजर मोड नहीं होता, कर्नल मोड में होता है. कर्नल यूज कर रहा तो कर्नल मोड होगा ना, यूजर मोड थोड़ी होगा. सो इट इज A and B ओनली. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are true about mutual exclusion in concurrent process? Okay, तो mutual exclusion से आपको याद आ रहा होगा सीमाफोर्स. ठीक है, सीमाफोर्स में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि आपके पास लेट्स से एक शेयर्ड कोड है एंड और शेयर्ड रिसोर्सेज हैं. आई एम नॉट सेइंग ओनली द कोड, शेयर्ड रिसोर्सेज हैं एंड वो शेयर्ड रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस रन करने हैं. तो आपको इस तरीके से रन करवानी है कि रिसोर्स भी यूज हो जाए, और अगर किस एक जना
अगर प्रोसेस 1 है या प्रोसेस 2 है वो एक दूसरे को इंटरप्ट भी ना करे, ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जनरली क्या करता है कि एक क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं हम लोग और उस क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन करती है, तो इट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन कि एक टाइम पे एक ही बंदा काम करेगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ensures that the only one process can be in a critical section at any given time. Very, very true. Mutual exclusion are designed to prevent conflicts, ensure that only one process can access shared resources at a time. बिल्कुल. Mutual exclusion can use various algorithms to ensure that the process do not enter the critical section simultaneously. Very true. हम लोग पीटरसन सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, सीमाफोर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, तो वी हैव डिफरेंट एल्गोरिथम्स विद दैट, ठीक है. Mutual exclusion allows multiple processes to access the critical section simultaneously to improve performance. ये नहीं है. So we have A, B, C as our correct option. Okay. Now let us come to the next question, which is also a TOC question. ठीक है. Which of the following languages can be recognized by non-deterministic finite automata, but cannot be recognized by deterministic finite automata? So guys, let me tell you something, and that something is कि DFA और NFA की जो पावर होती है वो इक्वल होती है, ठीक है. तो ऐसी कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती है जो DFA और NFA दोनों में वो ना कर सके. हम लोग दोनों को ही एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो बस जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि रेगुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है. रेगुलर लैंग्वेज होगी तो DFA NFA दोनों को कर लेंगे. सो दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन था ये ड्रॉप्ड था, ठीक है. ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन था आपके यूजीसी मैट्रिक्स में, ठीक है जी. सो वी आर आल्सो गोइंग टू ड्रॉप इट. हालांकि वी कैन ऑब्वियसली इवन ऑड हम निकाल सकते हैं, ठीक है. इवन ऑड हम निकाल सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज से ही. ऑल जीरोस कम बिफोर ऑल वंस इन W. इक्वल नंबर वाली आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है. अगर ये हो सकती है तो ये भी हो सकती है, ठीक है. तो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है. तो लेट अस ड्रॉप दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज योर नेटवर्किंग क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द IPv4 एड्रेसिंग. तो इसको भी देख लेते हैं. IPv4 एड्रेसिंग में हमारे पास एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ एड्रेस होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और जिसमें ये जो होता है XYZT डॉट 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 के साथ ये एड्रेस होता है और /n हमारा मास्क होता है. बिल्कुल सही चीज है, ठीक है. हमारे पास ये होता है ना कि 121.94.62.71 और यहाँ पे हम लोग 22 या 21 लिख देते हैं. सो दिस इज योर IP एड्रेस. तो यहाँ पे इन्होंने XYZT फॉर्म में बताया हुआ है और दिस इज योर N. सो इट इज नथिंग बट द सेम थिंग. The first address in a block can be found by setting the rightmost 32 minus n bits to zeros. तो बिल्कुल सही बात है. हाउ? देखो, पूछा गया है कि आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क में फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालोगे. तो आपके पास टोटल 32 है. इसमें से अगर आप जो मास्क की वैल्यू है उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास नेटवर्क की आईडीज आ जाएंगी हमारी. उसमें अगर आप 0000 कर दोगे सबको तो आपका फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा. तो दैट इज ट्रू, ठीक है. एड्रेस ऑफ C इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट, ये गलत. C में तो हमारे पास होते हैं भाई, मल्टीकास्ट के लिए थोड़ी यूज होता है, वो तो दूसरी वाली क्लासेस होते हैं, D होती है. देयर आर 5 क्लासेस इन IPv4, बिल्कुल सही बात है. सुपरनेटिंग कंबाइन सेवरल नेटवर्क्स इनटू वन लार्ज नेटवर्क, बिल्कुल सही बात. तो हमारा सिर्फ C नहीं होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए. तो हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो गया. ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने 115 क्वेश्चन पे, जो कि अगेन नेटवर्किंग का क्वेश्चन है.
ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि आपके पास एक होस्ट ए है जो कि टीसीपी यूज कर रहा है और IPv4 नेटवर्क्स है। वो एक आईपी डेटाग्राम भेज रहा है इसको बी को, वो भी टीसीपी यूज कर रहा है IPv4 नेटवर्क पे। अज्यूम करो कि कोई एरर नहीं हुआ है, ठीक है, और ये जो डी पैकेट है, ये पैकेट है हमारा, ये आपका बी के पास पहुंच गया, और आपको ये बताना है कि यहाँ से जब ये डी निकला था और अब जो यहाँ पे डी पहुंचा है, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो डिफर करेंगी। तो TTL डिफर करता है टाइम टू लिव, क्योंकि जब आप हॉप टू हॉप जाते हो, ट्रैवल करते हो, ठीक है, रूटर से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो ये आपका हर एक हॉप पे -1 होता है, तो ये TTL चेंज होगा। किसी भी आपकी जितनी भी हेडर डिटेल्स में से अगर एक भी चेंज हो गई, जैसे TTL ही चेंज हो गई, तो चेकसम तो पक्का पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। अब फ्रेगमेंट ऑफसेट का ऑप्शन ये रहता है कि जो फ्रेगमेंट है ना आपका, हो सकता है कि जब वो पहले निकला था तो रूटर उसको बीच में मिला हो, उसकी कैपेसिटी ना हो इतनी, तो उसने फ्रेगमेंट कर दिए होंगे, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट आपका चेंज हो गया होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रेगमेंट ऑफसेट भी चेंज हो जाएगा। बट क्या सोर्स आईपी चेंज हो जाएगा? जी नहीं, वो तो मेरे को पता है ना ए से आया है। क्या डेस्टिनेशन आईपी चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, मेरे को पता है बी को भेजना है। तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, तो ए बी सी इज राइट आंसर। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये टीओसी का क्वेश्चन, ठीक है जी। सो लेट अस ट्राई which of the following properties correctly described by regular language. So all production rules are A to XB or A to X, where A, B are non-terminal symbols and X is a terminal symbol. ठीक है जी, seems all right. ठीक है, regular grammars are more powerful than the context and can express any type of language. जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। एक्सप्रेसिव पावर हम लोगों ने अभी डिस्कस की है पहले ही कि इंक्रीज होती है। देयर इज अ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन रेगुलर, बिल्कुल, क्योंकि रेगुलर ग्रामर होगी तो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा होगा तो रेगुलर ग्रामर होगी, तो ये भी सही है। रेगुलर ग्रामर्स कैन जनरेट लैंग्वेज दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी टाइप ऑफ ऑटोमेटा। नहीं जी, फाइनाइट ऑटोमेटा से करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो ए और सी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है जी, ये भी आपका कंपाइलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कुड बी अटेन्ड यूजिंग सिंटैक्स ट्रीज इन कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, तो टाइप चेकिंग होती है भाई सिंटैक्स ट्रीज से। ठीक है, कौन से टाइप का है, क्योंकि हम लोग सिंटैक्स ट्री से पोस्ट टैगिंग जो होता है हमारा, इट ऑल्सो काइंड ऑफ कि किस टाइप का है उससे पता लगा देते हैं हम लोग। ये पोस्ट टैगिंग इज नेचुरल लैंग्वेज बट सिंटैक्स ट्रीज जनरली वर्क्स ऑन दी एनी काइंड ऑफ सिंटेक्स, और सिंटेक्स आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी हो सकता है। तो टाइप चेकिंग होती है, कोड जनरेशन में भी ये हेल्प करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है, बट एरर हैंडलिंग में ये मदद नहीं करता। एरर हैंडलिंग में आपका क्या होता है? एरर हैंडलिंग में होता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस यूज होता है आपका एरर हैंडलिंग, जहाँ पे हम टोकन्स पे बात करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो गया ए बी सी। Now, this is your 118th question. Select the sorting algorithm that are stable. Okay. What is stable? First question is this. Stable का मतलब होता है कि let's say अगर मेरे पास 1 2 2 3 4 2 a 2 b डाल देते हैं, so that we can say कि ये वाला 2 पहले आया था और ये वाला 2 बाद में आया था। तो अगर मैं उसको सॉर्ट करना है तो मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसे सॉर्ट कर दूं और मैं ऐसे सॉर्ट कर दूं। ठीक है, तो ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि जो पहले टू था वो वही टू पहले आ रहा है। ये अनस्टेबल होगा क्योंकि ये वाला जो बी था ये बाद में था, बट ये अब आगे आ रहा है सॉर्टिंग के, तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल। अब क्विक सॉर्ट तो भैया बहुत पॉपुलर है कि ये स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पिवट के अराउंड हम लोग स्वैपिंग करते हैं, और जहां पे स्वैपिंग आ जाती है ना, वहां पे आप ये मान के चलो
कि हम लोग नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट तो नहीं होगा। सो लेट अस ट्राई टू रिमूव ये वाला और ये वाला। चलो मैं आपको एक चीज और बताऊँ, ये क्वेश्चन ना ड्रॉप था, रीजन बीइंग कि ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ठीक है, आपका बबल सॉर्ट जो होता है वो होता है स्टेबल, बिकॉज जो बबल सॉर्ट होता है वो स्वैपिंग हमेशा सिर्फ एडजेसेंट से करता है, और एडजेसेंट से स्वैपिंग सिर्फ तब हो सकती है जब वो लेस देन या ग्रेटर देन है, बट इक्वालिटी पे वो कभी चेंज नहीं करता, तो ये हमेशा स्टेबल रहता है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो फिल इन करता है हमेशा। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे में से उठा के लाएगा, सॉर्टेड वाले में डाल देगा। ठीक है, तो ये भी कभी भी अनस्टेबल सॉर्टिंग नहीं देता। मर्ज सॉर्ट का जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट पे हमेशा वर्क करते हैं जब हम मर्ज करते हैं, तो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट का स्टेबल होता है, बट इफ यू आर हैविंग सम अदर इम्प्लीमेंटेशन तो मर्ज सॉर्ट भी अनस्टेबल हो सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, तो मर्ज सॉर्ट जो होता है वो स्टेबल है। शेल सॉर्ट जो होता है वो अनस्टेबल है। ठीक है जी, तो आपके बी सी डी होने चाहिए, बट नो ऑप्शन हैज दैट, तो इट वाज ड्रॉप्ड। ठीक है, now let us come to the next question, which is from software engineering. ठीक है, which of the following are typical activities in the software process cycle? By requirement analysis is the first step and necessary step. ठीक है, सब स्ट्रक्चर नहीं होता, डिप्लॉयमेंट भी नहीं होता, डिप्लॉयमेंट हो जाता है कई बार डिप्लॉयमेंट भी मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोड रिफैक्टरिंग नहीं होता, सिस्टम डिजाइन जरूर होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, मतलब कोड डिप्लॉयमेंट को आप रिलीज बोल सकते हो ना, तो टेस्टिंग के बाद या टेस्टिंग भी डाल सकते हो आप, तो ये फेज होता है हमारे में। तो ए बी डी इज योर आंसर। सब स्ट्रक्चरिंग नहीं होता है और ना कोड रिफैक्टरिंग होता है। ठीक है, now let us come to the last question and which is also from software engineering. So इसमें हमसे पूछा गया है कि आपकी अजाइल प्रोसेस कौन कौन सी है। ठीक है, तो आपको ना अपने जो मॉडल्स पता है पहले वो लिख लेते हैं, सो दैट कि हम लोग उसमें से एलिमिनेशन कर ले। वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, और कौन सा है हमारा, बस यही है। मतलब और भी हैं इसमें, दो और होते हैं, बट हमारे लिए यहाँ पे काफी है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है अजाइल प्रोसेस की ही एक मॉडल है। ठीक है, इसमें हम लोग ना प्रोग्राम कर करके छोटे छोटे कोड्स निकालते रहते हैं, तो वहां पे हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। वाटरफॉल तो नहीं भाई, वाटरफॉल तो सीधा पहले पूरा एक एक स्टेप करेगा, ठीक है, फिर रिलीज कर देगा, ऐसे वाटरफॉल। स्क्रम इज अ वेरी पॉपुलर एजाइल प्रोसेस मॉडल। स्पाइरल नहीं, इंक्रीमेंटल भी नहीं, तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो गाइज this is your 120 question till now is done of this paper UGC NET 2024 अगस्त के पेपर में। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ओएस के, नेटवर्किंग के, आपके सीएसए के, और हमारे कंपाइलर के, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखा। सो इट इज अ वेरी डाइवर्स रेंज। ठीक है, तो बी ट्यून्ड, इसमें अभी हम जो लास्ट हमारे आई थिंक 30 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, सो we'll wrap up is these questions in next two videos and then we will start the next 2025. So be tuned. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।